हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की केस स्टडीज। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं तो इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। डिटेल लेक्चर्स की बात करूं, वन शॉट रिवीजन की बात करूं, न्यूमेरिकल्स तक हम लोगों ने इस चैप्टर के बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए। और आज हम लोग करने वाले हैं इसकी केस स्टडीज। तो एक चैप्टर के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोग यहाँ पर फुलफिल करते हुए चल रहे हैं, ताकि कोई भी एक ऐसा पॉइंट ना हो जहां आपके मार्क्स डिडक्ट हो। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप लोग आज भी बिना चैप्टर को समझकर इन केस स्टडीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, फिर से मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि बेटा पहले एक बार चैप्टर को पढ़ के आइए। अब डिटेल चैप्टर पढ़ने का तो डेफिनेटली टाइम नहीं बचा है, तो एक बार वन शॉट रिवीजन लेकर आइए और उसके बाद इस केस स्टडी को सॉल्व कीजिएगा। तब आपको बहुत अच्छे तरीके से केस स्टडी समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए लगा दीजिए अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडीज। तो बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समटाइम्स कुछ कंफ्यूजन भी बच्चों के माइंड में रहती है। तो केस स्टडी में ध्यान दीजिएगा उन कीवर्ड्स पे जिसकी हेल्प से हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है। और जैसे कि अब तो हमारे ये परंपरा बन चुकी है कि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पर एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है जो ऊपर पैराग्राफ में डिस्कस किया गया होगा, और उसी कॉन्सेप्ट के 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर पॉइंट्स तो आप कोई से ही बता सकते हैं इंपॉर्टेंस के। चलिए तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर वैभव गर्ग होल्ड्स द डेजिग्नेशन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर in Jay Shri Trading Limited. Last year, the performance of his department was as per the expectations. Currently, he is busy in preparing the financial blueprint of the next 5 years. तो पहला कीवर्ड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, यहाँ लिखा है कि वैभव गर्ग फाइनेंस मैनेजर है एक ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी के अंदर। लास्ट ईयर उनके जो परफॉर्मेंस थी डिपार्टमेंट की वो एज पर द एक्सपेक्टेशंस थी। करंटली बहुत बिजी चल रहे हैं क्योंकि अगले 5 साल के लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। अगले 5 साल के लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, कैसे यूटिलाइज होगा, उसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पर की जा रही है। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कीवर्ड है। ठीक है, to begin he tried to forecast the sales in the next 5 years। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट 5 years की सेल्स को उन्होंने फोरकास्ट किया। and it is so because it is the sales on which it depends the need for the fixed and working capital। क्योंकि इसी के बेसिस पर डिपेंड करेगी कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। so an estimate was made with regard to both these items। तो इसी के लिए यहाँ पर एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं। Similarly, he collected the data in respect of the possible profits in the coming years। उसके अलावा इस चीज के लिए भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है। In this way, one can know how much of the capital will be available from within the business। जिससे ये पता लगाया जा सके कि हम अपनी फर्म के अंदर से ही, अपने बिजनेस से ही कितना कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। सो द रेस्ट ऑफ द फंड्स विल बी अरेंज फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस। और बाकी का पैसा फिर हम लोग बाहर से अरेंज कर लेंगे। सो इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू बी टैप्ड आउटसाइड द बिजनेस। तो वो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जहां से हम बाहर से पैसा उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और एक ही कीवर्ड ने, मतलब ये जो हमने यहाँ पर कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, इन्हीं ने ही हमें बता दिया था कि वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है। सो आई होप कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा बेटा, ये कीवर्ड थे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, यानी कि पैसों का हिसाब किताब रखना होता है क्योंकि, तो उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है अपने फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अब उसी की 2 इंपॉर्टेंस आप लोगों को बतानी है। तो 2 इंपॉर्टेंस आप कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने पहले से ये सारी चीजों की प्लानिंग कर रखी है, पैसों की प्लानिंग कर रखी है, तो ये अवॉइड करेगा फ्यूचर बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ठीक है, उसके अलावा ये ना एक लिंक भी क्रिएट करता है।
किस चीज में लिंक क्रिएट करता है? बिटवीन द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई देखो कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और वहां इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, उसके सोर्सेस क्या रहेंगे, उन सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है ना। तो एक लिंक क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच में। अब पॉइंट्स तो इसके और भी बहुत सारे हैं, और इसकी एक मेमोरी ट्रिक भी थी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग वो मेमोरी ट्रिक बताएंगे विद द पॉइंट्स, और डिटेल लिखेंगे अपने जो भी आप नोटबुक मेंटेन करके चल रहे हैं केस स्टडीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसमें अगर आप डेडिकेटेडली और डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ रहे होंगे इस पूरी सीरीज के साथ, तो मैं गारंटी देती हूँ कि उस बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटने वाला एग्जाम में। अगर आपने इस पूरी जर्नी को फॉलो किया है तो बिल्कुल नहीं कटने वाला है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बट वहीं पे जस्ट आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है मैम ने कह दिया लिख लेना, लिख लेंगे, और आपने लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी आप छोड़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी मेहनत करेंगे आप अपनी तरफ से मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा पहला क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है यहाँ पर, ठीक है, और कोई 3 फैक्टर्स बताने हैं जो उस डिसीजन को अफेक्ट करते हो। तो सबसे पहली बात, तो हमारे पास कितने तरीके के डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन यानी कि शॉर्ट टर्म डिसीजन, जो हमने डे टू डे बिजनेस को चलाना है उसके लिए जो पैसों की जरूरत है उससे रिलेटेड जो हम डिसीजन ले रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, जहां पर हम बेसिकली करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट जब बात आती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, हम लोग यहाँ पे फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि प्लांट और मशीनरी को खरीदना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, डाइवर्सिफाई करना, मॉडर्नाइज करना, तो उस टाइम पर हम लोग लेते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है हमारा। ठीक है, तो बस इन दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए लेट्स फाइंड आउट कि कौन से डिसीजन के बारे में बात हो रही है। सो अनुराग तिवारी इज अ फेमस न्यूज रीडर. He has recently started a news company, Axis Media Corporation Limited. The aim of this company is to launch a 24-hour Hindi news channel to broadcast the latest news from India and around the world. From this new venture, the company will have to decide how to invest in funds in different assets. The purchase of few assets like equipment, computers, vehicles, etc. will involve committing the finance on a long-term basis, and it will affect the earning capacity of the business in the long run. So therefore the company needs to take the decision to invest in such assets with utmost care. तो अनुराग तिवारी एक फेमस न्यूज रीडर है। यहाँ पर वो रिसेंटली अपना एक न्यूज कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी है। एम है कि कंपनी एक 24 आवर हिंदी चैनल जो है वो लॉन्च करेगी, जहां पर लेटेस्ट न्यूज दी जाएंगी इंडिया की अराउंड द वर्ल्ड। अब इस नए वेंचर के लिए कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना है अलग अलग एसेट्स में। उन्होंने एसेट्स के नाम भी बता दिए आपको, और ये भी बता दिए कि ये जो एसेट्स वो ले रहे हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं, यानी कि और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा लंबे समय के लिए जो आप डिसीजन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अभी आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो ना, तो आपको कौन सी फैक्टर्स को माइंड में कंसीडर करना चाहिए? सबसे पहले तो कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि कितना पैसा आ रहा है इस प्रोजेक्ट से और कितना पैसा जा रहा है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, ठीक है, क्या रेट ऑफ रिटर्न रहेगा इस प्रोजेक्ट से हमें। उसके अलावा हम और भी क्या देख सकते हैं? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। समझ आ गया आपको? सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड्स पहचान पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, so next question is about identify and give the meaning of the financial decision suggested by the finance manager in the above case. तो बेटा फाइनेंशियल कोई डिसीजन लिया गया है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे पास कितने तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं बेटा? 3 तरीके के। कौन कौन से? हमारे पास होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो तीनों में से कोई एक ही यहाँ पर होगा और 3 फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट कर रहे होंगे उस डिसीजन को, आइडेंटिफाइड अबव। तो फैक्टर तो कोई भी 3 हो सकते हैं, पहले डिसीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। So Ravi has joined as a finance manager in MTA Limited. He had to arrange a fund of rupees 1 crore for the company. तो यहाँ पर रवि ने फाइनेंस मैनेजर की तरह ज्वाइन किया है कंपनी को, 1 करोड़ रुपए हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड बाय अ पब्लिक इशू। जो सीईओ है वो कहते हैं पब्लिक इशू से पैसा अरेंज करेंगे, बट whereas the finance manager wants to have a mix of debt and equity। लेकिन फाइनेंस मैनेजर कहता है कि नहीं, सिर्फ पब्लिक इशू नहीं, थोड़ा सा हम इक्विटी यानी कि थोड़ा सा तो शेयर से पैसे इन्वेस्ट करवा लेंगे, मतलब शेयर्स यहाँ पर अपने इशू कर देंगे और पैसा आ जाएगा, थोड़ा सा हम लोग बाहर की उधारी ले लेंगे यानी कि डेट की तरफ भी जा सकते हैं। एज दिस विल डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका जो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिजाइन होता है और आपका कितना फाइनेंशियल रिस्क है वो भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर ने जो डिसीजन बोला है आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहा है, जहां वो डेट और इक्विटी की बात करता है। बेटा ये है यहाँ पर कीवर्ड फाइनेंशियल डिसीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पैसा अरेंज करना है, पैसा डेट से भी आ सकता है, पैसा इक्विटी से भी आ सकता है, ऑनर फंड, बोरोड फंड। बताइए, डेट हमारा बोरोड फंड, इक्विटी हमारा ऑनर्स फंड। कहाँ आप ये सोचते हो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा आता है, 2 सोर्सेज होते हैं, कितना डेट कितना इक्विटी, याद आ रहा है? यस। तो बेटा यहाँ पर कौन सा आंसर है? यहाँ हमने लिया है फाइनेंसिंग डिसीजन। आपको इसका मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। द क्वांटम ऑफ द फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम डेट और इक्विटी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, 3 फैक्टर्स बताने हैं अब आपको यहाँ पर। तो 3 फैक्टर्स कोई से ही बता सकते हैं। पहले तो बेटा कमेंट बॉक्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। मुझे आपकी एक्टिवनेस का तभी पता चल पाता है जब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो कि हाँ मैम जो आपने हमसे पूछा था वो हमने यहाँ पर आंसर किया है। अदरवाइज मुझे कैसे पता लगेगा कि हाँ आप कर रहे हो फॉलो अप सीरीज को, ठीक है। तो लिखते रहा करो, मेमोरी ट्रिक के साथ सारे पॉइंट्स लिखने आपने, डिटेल चाहे आप 3 पॉइंट्स की लिख दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है रिस्क, ठीक है। रिस्क के बेसिस पर भी हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो लेस रिस्की होगा हम वही सोर्स से, उसी सोर्स को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट भी देखते हैं, भाई जहां से हमें सस्ता पड़ेगा फंड को रेज करना, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड जहां पर सबसे कम होगी वो फंड हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा जो ओवरऑल कॉस्ट होती है ना, जो भी हमारे लिए सस्ता होगा, डेट और इक्विटी, बेटा ये दोनों को मिक्स नहीं करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है फंड को रेज करने की कॉस्ट, लेकिन सिंपल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो 10% आपकी कॉस्ट है। आपने शेयर्स इशू करे, प्रेफरेंस शेयर्स मान लो 12% के डिविडेंड पे, तो वो 12% उसकी कॉस्ट है। तो दोनों में से जो भी सस्ता हमें पड़ेगा हम वहां से फंड रेज कर लेंगे। तो मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इनकी डिटेल लिखेंगे मेमोरी ट्रिक के साथ कमेंट बॉक्स में, लेकिन सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही लंबा चौड़ा पॉइंट क्वेश्चन है भाई। ओहो, क्या पूछा जा रहा है? इन द अबव पैराग्राफ 2 मेन फैक्टर्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैव बीन मेंशन्ड, ओके, आइडेंटिफाई द सेम। 2 कोई फैक्टर्स है बेटा यहाँ पे जो आइडेंटिफाई हमें करने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। अब पता है क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम एक काम कर लो, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी कि जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थे ना बेटा, उनकी पहले मेमोरी ट्रिक के साथ पॉइंट्स लिख लो, फिर तुम्हें आइडेंटिफाई करने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। चलो मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ती हूँ। जीत एंड जीत लिमिटेड डील्स इन एडिबल ऑयल्स, बिसाइड द कंपनी इज आल्सो एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ टी। मिस्टर राकेश बुद्धिराजा इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एडिबल ऑयल डिवीजन. He is to give a presentation on capital structure before the board of director. For the sake of the presentation, he studied the business studies textbook of class 12th. बताओ, देख रहे हो, फाइनेंस मैनेजर को हमारी बुक पढ़नी पड़ रही है तब जाके आगे का काम कर पा रहे हैं, और तुम नालायक हो, फाइनेंस मैनेजर पढ़ रहा है और तुम नहीं पढ़ रहे हो। कितनी गलत बात है ये। तो जीत एंड जीत लिमिटेड जो है वो एडिबल ऑयल्स में डील करती है, जो कंपनी है वो होलसेल बिजनेस भी करती है टी का। तो राकेश बुद्धिराजा जो फाइनेंस मैनेजर है इस कंपनी के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इन्हें एक प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन देने से पहले क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की उन्होंने बुक पढ़ी है यहाँ पर, एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन वाज एज अंडर। अब क्या क्या निकला उससे कंक्लूजन जरा ये देख लेते हैं। He maintained that if the company is in a profitable position, then along with the equity share capital, it would be appropriate
स्टेट टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। उन्होंने बोला कि अगर हमारी कंपनी इस पोजीशन में है, मतलब अगर हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे जा रहे हैं, प्रॉफिटेबल अगर हमारी कंपनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी ले सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मतलब बेटा कि जिनके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स हो गई है। जैसे कि आप लोन ले रहे हो तो लोन 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो वो फिक्स हो गया है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। लाइक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर्स पे भी होता है, इक्विटी का तो चलो फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस के ऊपर तो डिविडेंड आपको फिक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने यही बोला कि इसका मिक्स ले सकते हैं, एंड बाय डूइंग सो द रेशियो ऑफ चीप कैपिटल इन टोटल कैपिटल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो हमारी सस्ती कैपिटल होगी उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इट लीड्स टू फॉल इन द टोटल कैपिटल कॉस्ट, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। Consequently, the earning of equity shareholder appreciate. इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल जो अर्निंग है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ेगी, और क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमने उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल रख दी है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क लेने की वजह से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बढ़ रहा है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जहां पर हमने ये पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ना अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट ज्यादा हो तो। याद आ रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पॉइंट ना बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में किस नाम से है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से है। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जितने फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसमें एक पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा आता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का उसका फायदा होता है, जिससे उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है, और उसी चीज का डिस्कशन बेसिकली यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। However, in adverse situation, there would be the risk of failure to pay the fixed capital cost. Besides this, in the meeting of the board of directors, opportunities available in the market were also discussed. अच्छा, ये सब चीजें तो वो डिस्कस कर ही रहे थे, इसके अलावा उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। In this regard, it was told that these days people are very much conscious of about the cholesterol. अब उन्होंने देखा कि लोग ना आजकल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गए, कॉन्शियस हो गए, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। सो व्हाई डजंट द कंपनी ब्रिंग इट टू 0% लेवल इन दिस एडिबल ऑयल? तो क्यों ना हम इस एडिबल ऑयल को इस तरीके से डिजाइन करें कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम लोग 0, मतलब हमारे ऑयल से किसी का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। So by marketing such a product ahead of other, huge profit could be obtained. So board of director agreed to discuss this issue with the specialist of the research and development department. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन सभी चीजों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि R&D डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस किया है। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया है। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ था जहां उन्होंने ये बोला देयर वुड बी रिस्क ऑफ फेलियर टू पे द फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, कि ऐसा हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में कि हम शायद अपने फाइनेंशियल रिस्क को बियर ना कर पाए, क्योंकि हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ऐसा हमारा एक पॉइंट था रिस्क का। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा रिस्क का, जिसमें दो तरीके के रिस्क का डिस्कशन है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर बिजनेस रिस्क हमारा कम है तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा अज्यूम कर सकते हैं, अगर बिजनेस रिस्क हमारा ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क को हमें कम रखना पड़ेगा। तो वो हमें चेक करना होता है कि ओवरऑल जो रिस्क है कंपनी का वो कम ही रहे। ठीक है, तो अगर लगेगा कि फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है तो ऐसे में डेट को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो बेटा ये दो वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। कोई हमाम सिंह है, अपना नया बिजनेस खोल रहे हैं, और इस पैराग्राफ में वही कुछ फैक्टर डिस्कस किए गए होंगे। लाइंस भी हमें यहाँ पर कोट करनी है। ठीक है, तो बस आप लोग फटाफट से लिख दीजिए सारे फैक्टर्स के जो भी हेडिंग्स है कमेंट बॉक्स में, और डिटेल उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद लिख दीजिएगा। ठीक है, so Hamam Singh owns the fruit orchards near the Bhowali near Nainital, where the finest quality of apple, peaches, strawberries and plums are grown. He plans to start 15 juice kiosks in different localities in Nainital in partnership. तो बेसिकली हमाम सिंह जी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जूसेस का, जिसको वो अकेले ना चलाकर पार्टनरशिप में खोल रहे हैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, और उनका नाम है गुरपाल सिंह।
मतलब जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट उन्होंने अकेले ने करनी थी, अब वहां पर एक और पर्सन है उनके साथ जो उनकी उस इन्वेस्टमेंट को उनके साथ शेयर करेगा। कि मान लो 20 लाख रुपए लग रहे थे तो 20 लाख पहले वो अकेले लगाते, बट आज क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ उनके साथ आ चुके हैं तो वो 10-10 लाख रुपए में मान लो डिवाइड हो गया है। तो पर पर्सन इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है, क्यों? क्योंकि कोलैबोरेट कर पाए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो यहाँ पर मिला है वो है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को। ही इज प्लानिंग टू टेक प्लेस फॉर दी शॉप्स ऑन रेंट। अब वो क्या कर रहा है, दुकानें रेंट पर ले रहा है, खुद की खरीद नहीं रहा, दुकानें रेंट पर ले रहा है। बिसाइड्स ही नीड्स मनी फॉर द पर्पज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स फॉर द मेकिंग जूस एंड द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, क्योंकि उसे जूस बनाने के लिए सामान खरीदना है, मशीन खरीदनी है और एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है। तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या कर रहा है, दुकानें रेंट पे ले रहा है, यानी कि उसको रेंट का एक ऑल्टरनेटिव मिल गया कि खुद की ना खरीद कर दुकान रेंट पे ले सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग ना। तो यहाँ पर बेटा कौन से वाला पॉइंट आइडेंटिफाई किया गया है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। यहाँ उसको क्या मिल गया है, एक फाइनेंस करने का ऑल्टरनेटिव, नहीं तो उसको दुकानें अपनी खुद की खरीदनी पड़ती, खुद का पैसा लगाना पड़ता, बट क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मिल गया तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है एक ऐसा फैक्टर जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो डिविडेंड डिसीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके सारे पॉइंट्स जरूर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में सबकी तरफ से, और इसकी डिटेल भी सब लोग अपने जो भी रजिस्टर मेंटेन करते जा रहे हैं उसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंत्रा लिमिटेड इज ग्रोइंग कंपनी, ही हैज गुड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। पहली लाइन से ही पता चल गया है, it has good opportunities to grow and flourish in the market. Every year it is opening the new branches in the major cities of the country. और क्या कर रहे हैं, हर साल नई नई अपनी ब्रांचेस जो है वो खोलते जा रहे हैं। and there are chances that in a few years it will be the market leader in the industry. और ऐसा दिन दूर नहीं होगा जिस दिन वो इंडस्ट्री में लीडर बन जाएंगे। सो न्यूज़पेपर अप्रिशिएट्स द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट। न्यूज़पेपर में उनके इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया गया है। एंड हाउ एवर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द कंपनी it takes a defensive stand. Every year it declares a less than expected dividend for the shareholders. अब देखो क्योंकि उन्हें वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, यही तो पॉइंट पढ़ा था हमने कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी तो हमें लेस डिविडेंड पे करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है तो हम हायर लेवल ऑफ डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो बेटा पहले पॉइंट से ही लेकर उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया है अपने डिविडेंड से रिलेटेड कि क्योंकि उनके पास अवेलेबल है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। क्या अवेलेबल है उनके पास, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, इसीलिए वो लेसर अमाउंट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो बस एक ही पॉइंट था जिसके बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया है और अपने डिफेंस में उन्होंने यही बात बोली है जो फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेट करती है उनके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चों ये थे हमारे आज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर की कुछ केस स्टडीज, एंड आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत आसानी से केस स्टडीज को सॉल्व करना आ रहा होगा क्योंकि चैप्टर आप लोगों को क्लियर है। तो मेन हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखे, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिक्स कैपिटल है, मैं कहूँगी वर्किंग कैपिटल भी आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हुए चलिए, डिविडेंड डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन था। तो इन सारे कुछ टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस ज़्यादा बढ़ाइए, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ज़रूर पढ़कर जाइए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स तो हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो के साथ यहाँ पर डिस्कस किए ही हैं। सो चलिए बच्चों, अब मिलूंगी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।